ठीक है, तो आज हम लोग वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वेव्स। वेव नाम से क्या समझ में आता है, बोलो। लहर। लहर। ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो ऐसे बहुत चीजें हैं जिसे हम वेव के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बचपन में हम लोग ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा भी है 9th क्लास में, यानी साउंड वेव, फिर लाइट, लाइट को भी हम लोग वेव मानते हैं, ऐसा। या फिर अगर देखोगे कि अगर पानी है, समुद्र के किनारे का हो तो लहर उठ के आता है तो उसको भी बोलते हैं सी वेव है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ऐसे बहुत जगहों पे हम लोग वेव का नाम सुन चुके हैं। ठीक है, तो वही वेव है क्या चीज, उस बात को हमको समझना है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल हम भी लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक ऐसा रस्सी है, किसी वाल से बंधा हुआ है। हम इस एंड को ऊपर नीचे ऐसे झटके, ठीक है। अगर हम इसको झटकेंगे तो हमको एक ऐसा शेप बनता हुआ दिखेगा, यानी कि हम इसको यहीं तक, यहाँ से यहीं तक झटक रहे हैं, बोलो। इस यस। एंड पे अगर हम ऊपर ऐसे तेजी से, एकदम टाइट रस्सी होना चाहिए, और ऐसे अगर झटकते हैं तो ऐसा शेप दिखेगा। और तो और ये शेप अगर तुम एक बार झटक के रोक दिए यहाँ पे इसको, तो ये शेप कुछ देर में लगेगा कि ये आगे की तरफ ऐसा बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, यानी कि लगेगा कि समय के साथ साथ ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। और देखोगे कि अगर मान लेते हैं कि एक स्थिर पानी है, यानी कि स्टील वाटर है, किसी बकेट में हो या किसी तालाब में हो, अगर उसमें हम धीरे धीरे एकदम छोटे छोटे ड्रॉप्स के, छोटे छोटे ड्रॉप्स उस पे गिरा रहे हो, या फिर छोटे छोटे स्टोन्स हम गिराएं एक ही जगह पे, तो उसके सरफेस पे देखोगे कि ऐसा शेप बनता हुआ दिखता है। यानी कि अगर हम पानी को वहां रख दे तो पानी ऐसा ऊपर नीचे कर रहा होता है, यानी कि यहाँ पे अगर हम कागज रख दे तो कागज ऐसा ऊपर नीचे करेगा और ऐसा शेप हमको आगे बढ़ता हुआ दिखता है। ठीक है, तो ये जो शेप ऐसा फॉर्म कर रहा है, क्यों फॉर्म कर रहा है, क्या हो रहा है, वो तो अलग बात है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर हम इस जगह पे स्टोन गिराए थे, ठीक है, स्टोन हम जिस पॉइंट पे गिराए थे उससे चारों दिशाएं में इस उस सरफेस पे ऐसा शेप बना होगा और आगे की तरफ डिस्टरबेंस जा रहा होगा। ठीक है, यानी कि हमने इस सरफेस को यहाँ पे डिस्टर्ब करा और वो डिस्टरबेंस सिर्फ वही नहीं रहा। ठीक है, यानी कि हमने जहाँ पे उस स्थिर पानी को डिस्टर्ब करा, वो इस डिस्टरबेंस वही नहीं रहा बल्कि आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इस केस में भी हमने रस्सी का ये एंड को ऐसा डिस्टर्ब किए। डिस्टर्ब क्या किए, ऊपर नीचे किया, यानी कि हमने एनर्जी प्रोवाइड किया। ठीक है, यहाँ पे भी हमने उसको स्थिरता को तोड़ा, यानी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी से वो बाइंडेड था, हमने उस बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ा, हमने कुछ एनर्जी प्रोवाइड करा है। और वो एनर्जी, यानी कि वो डिस्टरबेंस बोलो या फिर एनर्जी बोलो, इस रस्सी के सहारे इस केस में आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। रस्सी का है, अगर हम यहाँ पे पकड़े हैं तो ये एंड यहीं रहेगा, ऐसा डिस्टरबेंस आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। रस्सी का जो पॉइंट यहाँ था वो यहीं पे है। ठीक है, जो पॉइंट यहाँ रहेगा वो यहीं रहेगा, कुछ देर के बाद भले ही यहाँ पे ऐसा मैक्सिमम हो गया है, लेकिन जो हमने यहाँ पे ए लेफ्ट एंड पे एनर्जी प्रोवाइड किया था, वो इस रस्सी के सहारे राइट एंड तक जा रहा है। वैसे ही यहाँ हम पानी का जो सहारा एग्जांपल लिए थे, उसमें भी जो हम डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि हम स्टोन गिराएं या फिर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप हम उस स्टिल वाटर पे गिरा रहे हैं, यानी कि हम उस सरफेस को एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस एनर्जी से उस पॉइंट पे एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ है। और वो डिस्टरबेंस इस सरफेस पे आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि हमको दिख रहा है कि वो अगले मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करता हुआ है। अगर हम यहाँ पे कोई एक छोटा सा कागज टुकड़ा डाल दें तो ये टुकड़ा हमको आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि उसी जगह पे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा होगा, हमें दिखेगा कि वो एसएचएम कर रहा है अपने पोजीशन पे। ठीक है, यानी कि ऐसे केसेस हमको दिख रहे हैं कि जो एक्चुअल पार्टिकल है वो आगे मूव नहीं कर रहा है, लेकिन एनर्जी जा रहा है। जैसे हम लोग पहले बोलते थे कि स्टोन लिए फेंक दी,
तो स्टोन जो है जाता था किसी के सर पे लगा, सर फोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टोन ने अपने साथ एनर्जी लेकर गया और सर फोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो पार्टिकल या मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो पार्टिकल जो है अपने जगह पे ही सिर्फ ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, जो हो रहा है। लेकिन एनर्जी जो है फिर भी एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही है। ठीक है, यानी कि अगर हम डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करे हैं, उस डिस्टरबेंस से एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रहा है। तो ये जो है इस चीज को हम लोग बोलते हैं वेव। वेव से सिंपली मन में हमारा ख्याल आना चाहिए कि इट इज अ डिस्टरबेंस थ्रू विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पे किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि हम स्टोन मारते थे पत्थर आम तोड़ने के लिए, तो स्टोन ने एनर्जी लेकर गया वहां पे अपने साथ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम बात भी करते हैं तो हम बोल रहे हैं नहीं कि हवा को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हवा के माध्यम से आवाज जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे जो वेव या फिर जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ वहां का मॉलिक्यूल लेके जा रहा है। ठीक है, तो हम उसे वेव कहेंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या है, विच ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ठीक है, एक प्लेस से अदर तक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करे उसे हम कहते हैं वेव। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं कि हम क्यू में खड़े हैं, ठीक है, सिनेमा हॉल पर टिकट कटाने के लिए। पीछे से किसी ने अपने आगे वाले को धक्का दे दिया। ठीक है, ऐसे लाइन में खड़े हैं। ठीक है, पीछे वाले को हमने धक्का दे दिया, ये आगे वाले को धक्का दिया, ये आगे वाले को, ये आगे वाले को, ऐसा धक्का देते हुए वो आगे तक पहुंच गया। किसी ने रेजिस्ट नहीं किया तो ये धक्का आगे तक पहुंच गया। यानी कि शुरू क्या हुआ, यहाँ पे हमने इसे एनर्जी प्रोवाइड किया, वो एनर्जी यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन कोई लेके मूव करके नहीं है। ऐसा भी हो सकता था हमने इसे एक चाटा मारा, यहाँ लाइन से निकलता आया, यहाँ पे आके चाटा मार देता। ठीक है, यानी कि इस आदमी को जो एनर्जी मिला वो आके इस पे इसको ट्रांसफर कर दिया। तो इस डायरेक्शन से आया तो खुद लेकर आया, लेकिन ऐसे अगर ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पे एलिमेंट या पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो एनर्जी जहाँ प्रोड्यूस हुआ था वहां से दूसरी जगह तक प्रोपोगेट कर गया है। तो ऐसा जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है उसे हम कहते हैं वेव। यानी कि जिसमें पार्टिकल जो है मूव ना करे लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम भी ट्रांसफर होगा। बेसिकली हम लोग एनर्जी के टर्म में बोलते हैं तो हम वेव बोलेंगे कि इट इज जनरली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्यों होता है, तो ड्यू टू डिस्टर्बेंस। क्लियर है इतना बात? हेलो। यस। ठीक है, तो वेव से हम लोग ये समझते हैं कि वेव कुछ नहीं बल्कि क्या है कि किसी अगर एक पार्टिकुलर जगह पे हम डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करें या एनर्जी प्रोवाइड करें तो एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो, लेकिन ऐसे ट्रांसफर हो कि आगे जो पार्टिकल है उनको डिस्टर्ब तो करे। हर जगह यहाँ पे भी जो पार्टिकल है आराम से था, ऊपर गया है। हर पार्टिकल में डिस्टरबेंस तो हो, लेकिन वो पार्टिकल अपना मेन पोजीशन छोड़ के आगे नहीं, वेव के डायरेक्शन में ना ट्रांसफर हो, बल्कि वहीं पे वो ऑसिलेट करता रहे। क्लियर? तो इसे हम बोलते हैं वेव। अगर हम इसमें देखें, ध्यान दें, यानी कि इन वेव अगर हम कंसिडर करें तो तीन फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जो चेंज हो रहे होंगे। यानी कि इन वेव थ्री फिजिकल क्वांटिटीज transfers
ट्रांसफर्स यानी या फिर डिस्टर्ब हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, 1.2 अदर। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ये तीन चीजें होंगी जो चेंज हो रही होंगी। कौन कौन सी चीजें बता सकते हो? एनर्जी, मोमेंटम। और क्या चेंज हो रहा था? पार्टिकल जो है अपनी जगह पे रह रहा है क्या? प्लेसमेंट। पार्टिकल में भी डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम इसमें डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर हो, मूव करे, तो पार्टिकल अपने जगह पे ऑसिलेट करेगा, यानी कि उसमें भी कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। ठीक है, तो वही चीज है। फर्स्ट पॉइंट को ऑसिलेशन बोल सकते हैं ऑफ एनी पॉइंट। ठीक है, कोई पॉइंट या पार्टिकल है अपनी जगह पे ऑसिलेट करेगा, उसका ट्रांसफर यानी कि जो ऑसिलेशन रहा है उसका ट्रांसफर होगा। ऑसिलेशन अभी इस पार्टिकल का हो रहा है, अगले पार्टिकल को होगा, ऐसे आगे की तरफ ऑसिलेशन ट्रांसफर होगा। ऑसिलेशन जो है अपने साथ साथ एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, ट्रांसफर क्या हो रहा है? तो ऑसिलेशन, कोई एक पार्टिकल अभी यहाँ पे ऑसिलेट करेगा, मान लेते हैं, वो कुछ देर के बाद ऑसिलेशन यहाँ पहुंच गया, तो ऑसिलेशन के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि एनर्जी, और वही एनर्जी अपने साथ साथ क्या लेके जा रहा है? मोमेंटम। ठीक है, यानी कि अगर वेव है तो वेव में ये तीन चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। कहने का मतलब तात्पर्य सेम चीज है, तीनों चीज एक चीज को ही रिप्रेजेंट करता है, चाहे मोमेंटम हो, एनर्जी हो, या फिर ऑसिलेशन हो। ऑसिलेट भी अगर पार्टिकल कर रहा है तो हम बोलेंगे कि उसके पास एनर्जी है। और एक पार्टिकल ऑसिलेट किया, फिर नेक्स्ट पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, वो ऑसिलेट किया, यानी कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी कि ऑसिलेशन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स की बात करें। क्लासिफिकेशन में बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम कहते हैं मोशन के बेसिस पे। मोशन के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक तो ट्रेवलिंग या ट्रेवलिंग, या फिर प्रोग्रेसिव बोलते हैं, प्रोपेगेटिंग या प्रोग्रेसिव। ठीक है, ट्रेवलिंग वेव जो भी ऊपर एग्जांपल दिए हैं वो सारे ट्रेवलिंग वेव के ही हैं। और एक है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव क्या होता है इसे हम लोग आगे चल के समझेंगे। स्टैंडिंग क्या होता है, उसको स्टैंडिंग क्यों कहते हैं। ठीक है, बी है। बी जो है क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के बेसिस पे, तो 1D हो सकता है, 2D हो सकता है, 3D हो सकता है। 1D जो स्ट्रिंग वाला एग्जाम्पल था, 2D यानी कि सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, 2 डायमेंशनल एग्जाम्पल हो गया। 3 डायमेंशन में कोई बता सकता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट। लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बल्ब अगर हम जलाते हैं तो जो उजाला प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं होता है, यानी कि रोशनी चारों दिशाएं में जाती। साउंड वेव बोल सकते हैं। ठीक है, एटसेट्रा। एटीसी का फुल फॉर्म तो पता होगा सबको। यस सर। क्या होता है? ETCETRA। फुल फॉर्म पूछ रहे हैं?
बताएं, ETC है यानी कि एंड ऑफ थॉट कैपेसिटी। ETC कब लिखते हैं हम लोग जनरली? जब एग्जाम्पल में सोचने का क्षमता, अब नहीं सोचने का मन कर रहा है तो लिख दो ETC, वही होता है ना? Yes, यस sir. सर। ठीक है। ऑसिलेशन के बेसिस पे, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इसके बेसिस पे भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। दोनों में क्या अंतर है? सर किसी एक में जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑसिलेट हो रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में कैरी फॉरवर्ड होता है वेव। किसी एक में, किस में? नहीं याद है। ट्रांसवर्स The में। transfer perpendicular रहता है और ट्रांसवर्स वेव में, जैसा कि अगर हम लोग रस्सी वाला देखे थे, तो रस्सी में अगर ये पार्टिकल है तो पार्टिकल हमेशा किधर ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि ये डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है। लेकिन अगर वेव हम देख रहे हैं, यानी कि ऑसिलेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, ऊपर एग्जांपल दिए थे, जैसे कि वेव जो हमारा प्रोड्यूस हुआ है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है लेकिन आगे की तरफ जा रहा है। जो यहाँ पॉइंट पार्टिकल था वो यहीं पे ऊपर नीचे ऑसिलेट किया है। वाटर के केस में भी हम देखते हैं कि जब जो रिपल्स फॉर्म होते हैं, वेव टाइप का फॉर्म होता है, तो अपनी जगह पे ही ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है। लेकिन जो पूरा डिस्टरबेंस है आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, इस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, पार्टिकल यहीं पे ऊपर नीचे मूव कर। ठीक है, तो ऐसे हम जो वेव होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। यानी कि यहाँ पे दिख रहा है, डिफिनीशन नहीं लिखा रहे, 9th क्लास में था, अभी हमसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है। ट्रांसवर्स वेव यानी कि पार्टिकल है ये, तो इस पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। यानी कि हम यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ऑसिलेशन जो है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, किस मूवमेंट का बात कर रहे हैं इस केस में? इस केस में क्या होगा कि जैसे कि पार्टिकल है, ऐसा स्प्रिंग अगर लगा होता है मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं स्प्रिंग ऐसा, हम इसको ऐसे यहाँ पे इसको ऐसा डिस्टर्ब करें इस इंड को, यानी आगे पीछे ऐसा खींचे, तो हमको क्या दिखेगा कि ये जो है कहीं कहीं पे इसमें कंप्रेशन हो जाएगा, कहीं कहीं स्प्रिंग एकदम कंप्रेस्ड हो जाएगा, कहीं कहीं दूर रहेगा। तो इसमें कहीं कहीं पे क्या होगा, कंप्रेशन, और कहीं कहीं पे रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कहीं कंप्रेस रहेगा, कहीं रेयर रहेगा, और हमको दिखेगा कि ये डिस्टरबेंस जो है आगे की तरफ जा रहा है। यानी कि हम एयर मॉलिक्यूल में देखें तो भी वहां ऐसा ही होता है। जो एयर मॉलिक्यूल है अपने इस मीन पोजीशन पे ऐसा ऑसिलेट करेगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा उसको डिस्टर्ब करेगा, ये अपने आगे वाले को, ये अपने आगे वाले को, और ये जो ऑसिलेशन होगा इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि ऑसिलेशन है। और पार्टिकल जो मूव करेगा वो इसी डायरेक्शन में, मोशन ऑफ वेव। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ऑसिलेशन जो है इन सेम डायरेक्शन एज प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। ठीक है, तो ऐसा अगर होता है तो उसे हम बोलते हैं कि वो लॉन्गिट्यूडनल है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा वही स्ट्रिंग वेव, यानी कि स्ट्रिंग पे जो वेव प्रोड्यूस करे थे वो, फिर जो वाटर सरफेस पे बना था वो हम बोल सकते हैं सरफेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, ये होते हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव जो होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल होता है।
उसके बाद बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट। ठीक है, मीडियम रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो मैकेनिकल और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EMW भी बोलते हैं। ठीक है, लाइट जो है वो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि मैकेनिकल वेव जिसे कहेंगे जिसमें मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड हो, मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होगा। जैसे साउंड है, साउंड के लिए पढ़े होगे कि अगर वैक्यूम में बोला जाता है तो आवाज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड है। चांद पे जाके बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, अर्थ पे एटमॉस्फेयर है यानी कि मीडियम है तो इसलिए सुनाई देता है। ठीक है, तो वही है, मैकेनिकल अगर हमसे बोला जाए तो उसमें मीडियम रिक्वायर्ड हो। जैसे एग्जांपल साउंड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि मीडियम फॉर प्रोपोगेशन नॉट रिक्वायर्ड। अगर मीडियम प्रोपोगेशन रिक्वायर्ड नहीं है, एग्जांपल में लाइट। ठीक है, सन से अर्थ तक आ जाता है, बीच में हम जानते हैं कि वैक्यूम है, फिर भी वो आ जाता है। यानी कि इसके लिए अगर ट्रांसफर होना है एक जगह से दूसरी जगह तो इसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो सम वेव पैरामीटर्स। ठीक है, ये सब चीजें हमको सब पता ही है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फिगर एक बना के फिर जनरली हम लोग वेव को इसी तरीके का रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं। जैसे इधर हम लिखते हैं टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। ठीक है, ये लिखते हैं, या तो टाइम लिखते हैं, चलो ठीक है। वेव जो है यहाँ से मान लेते हैं स्टार्ट हुआ है, यहाँ के बाद वो फिर से रिपीट कर रहा है, तो इतने समय को हम लोग क्या नाम देते हैं, बोलो? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। यानी कि वेव जो है खुद को जितने समय के बाद रिपीट करता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, एक्स की बात करें, इतना दूरी अगर चला है, दूरी का अगर हम इस डिस्टेंस के टर्म में बोले होते तो इसे हम क्या लिखते हैं, लेमडा। ठीक है, Yes. लेमडा को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ, ठीक है। फिर ये वाला जो हाइट है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये पार्टिकल यहाँ ऑसिलेट कर रहा था, ये जो मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट है इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, फिर फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू 1/t, फिर ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है या फिर 2π/t होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी सब हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम डिफिनीशन नहीं लिख रहे हैं। हाँ, तो वेवलेंथ का अगर डिफिनीशन पूछा जाए तो बता सकते हो? Distance between two particles in the same phase. डिस्टेंस टेबल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड।
ठीक है, यानी कि एक टाइम पीरियड के समय में, यानी कि जो भी है टाइम पीरियड उसका, उसमें जितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसे हम बोलते हैं कि वो वेवलेंथ है। या फिर पार्टिकल इन डिस्टेंस बिटवीन टू ऑसिलेटिंग पार्टिकल कंसेक्यूटिव होना चाहिए इन सेम फेज। ठीक है, टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल ऑसिलेटिंग इन सेम फेज ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, दो पार्टिकल अगर सेम फेज में हो, अब ये फेज क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, हम फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और ओमेगा का नहीं लिखा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उम्मीद है कि सबको पता हो, लास्ट चैप्टर में हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं। टाइम पीरियड होता है कि वेव जो है खुद को कितने समय में रिपीट कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी होता है कि एक ऑसिलेशन होने में, एक बार रिपीट करने में पर सेकंड में कितने, उल्टा बोल गया। ठीक है, यहाँ पे 1/t है, यानी कि एक सेकंड में वो कितने बार खुद को रिपीट कर रहा है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं फेज। फेज की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि ऐसा एक वेव दे रखा है कि ऐसा पार्टिकल जो है ऑसिलेट कर रहा है किसी मोमेंट पे, या तो हमारा जो स्ट्रिंग वाला था उसका स्नैपशॉट दिया हुआ है, लेट्स से कि स्नैपशॉट है। तो हमको दिख रहा है कि अगर पार्टिकल 1 बोल दें, ये 2 बोल दें, 3 बोल दें, इसको 4 बोल दें, इसको 5 बोल दें, तो ये पार्टिकल 1 और 5 को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, पार्टिकल 1 एंड 5 अगर हमको दिख रहा होगा तो क्या अभी वो मैक्सिमम पोजीशन पे है? ये भी नीचे आ रहा होगा, ये भी नीचे आएगा, कुछ देर के बाद मीन पोजीशन पे होगा। यानी कि पार्टिकल 1, 4 या फिर 3 और 6 को ध्यान से देखें, 2 और 4 तो नहीं होगा। अगर इस पॉइंट को हम बी बोलते हैं तो 2 और बी को अगर हम देखें तो ये सारे हमको दिख रहे होंगे कि सेम फेज होगा, यानी कि सेम तरीके का मोशन कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो पॉइंट है ऊपर है, ये ऐसा नीचे आ रहा होगा, और यहाँ से ये सब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, यहाँ पे ये फिर से नीचे, ऐसा ही आगे की तरफ वेव बढ़ता चला जाएगा। तो प्रोपगेशन ऑफ वेव इक्वेशंस देख के हम लोग सीखेंगे। फिलहाल अगर हम टर्म सीख रहे हैं तो यहाँ पे 1 और 5 जो है, या फिर ये 2 और इस पॉइंट बी, 4 को हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि 4 अभी वो नीचे आना चाह रहा है और 2 जो है ऊपर जाना चाह रहा है। दोनों सेम फेज में नहीं है, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। दोनों मीन पोजिशन पे है। पॉइंट 2 और 4 की बात करें तो दोनों मेन पोजीशन पे है, लेकिन 2 जो है इधर की तरफ अगर जा रहा है तो 4 जो है इधर की तरफ जा रहा है। तो दोनों का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो अलग अलग है, इसलिए हम बोलेंगे कि वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, सेम फेज में नहीं है। यानी कि सेम फेज हमको अगर बात करें तो फेज हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? तो फेज रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। दिस इंप्लाइज दैट phase represents position and velocity of a particle। कोई भी पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है तो उसका पोजीशन या फिर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पिछले चैप्टर में भी फेजेस आया था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि नया कुछ ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट है वेव वेलोसिटी। ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान देना है यहाँ पे कि हमने अगर देखा कि जैसा कि ये स्प्रिंग रस्सी था, तो ये वेव जो है आगे की तरफ ऐसा किसी स्पीड v से जा रहा है। हाँ, अगर हम इस पार्टिकल की बात करें तो ये पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा है, वो अलग है। यानी कि ये जो कहेंगे वो पार्टिकल का वेलोसिटी कहेंगे आगे चल के,
लेकिन वेव की स्पीड यानी कि जिस स्पीड से वेव एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उससे हम कहेंगे कि वो वेव स्पीड। ठीक है, यानी कि अगर हम एक ही पे हम रिप्रेजेंट करके बताएं, जैसे किसी एक टाइम पे ऐसा वेव है हमारा रेस्टिंग का, थोड़े देर के बाद ऐसा कुछ हो गया, यानी कि पार्टिकल यहाँ पे आ गया ऐसा। ठीक है, यानी कि हमें क्या दिख रहा है कि ये जो पॉइंट था अब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया है। तो ये जो डिस्प्लेस हुआ है कुछ डिस्प्लेसमेंट एक्स है, किसी ना किसी स्पीड से ही ये आगे बढ़ा होगा v से। ठीक है, तो ऐसा हम बोलेंगे कि जिस स्पीड से जो वेव है वो आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रहा है उसे हम बोलेंगे वेव स्पीड। ठीक है, तो वेव स्पीड अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन यूनिट टाइम। ठीक है, एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही हमारा स्पीड हो जाएगा। v को जनरली हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि टाइम यूनिट टाइम तो हमको पता नहीं, वेव का टाइम पीरियड पता है, वेवलेंथ पता है, तो लेमडा डिस्टेंस चलता है एक टाइम पीरियड में, तो v इज इक्वल टू लेमडा बाई टी। ठीक है, इसको लेमडा इनटू एफ भी बोल सकते हैं क्योंकि 1/t जो होता है वो टाइम पीरियड होता है। तो ये चीज है हमारा वेव स्पीड। एम्पलीट्यूड के बारे में जान ही गए, वेवलेंथ जान ही गए, वेव फ्रीक्वेंसी जान ही गए, टाइम पीरियड पता ही है। ठीक है, और कुछ तो रह नहीं गया। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ टर्म्स है जो हम लोग यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आज इतना ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले तो हम लोग वेव का जो प्रोपोगेट करता है तो कैसे करेगा वो समझेंगे, फिर उसका इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन से भी समझेंगे कि वो आगे बढ़ रहा है पीछे बढ़ रहा है, उसके स्पीड कैसे लिखेंगे, क्या होगा कैसे होगा। यानी कि हम लोग एक बार एनालिटिकल देखेंगे कि कैसा मोशन हो रहा है वेव का, और सेकेंड उसको मैथमेटिकल यानी कि इक्वेशन लिखकर इक्वेशन से समझेंगे कि वेव किधर जा रहा है, उसका स्पीड कितना होना चाहिए, कितने समय के बाद वो कहाँ गया होगा। तो कल वेव के प्रोपोगेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसका जो इक्वेशन होगा कैस इक्वेशन किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और लास्ट में साइनोसोडल फंक्शन जिसके बारे में हम लोग पूरा लास्ट तक चर्चा करेंगे। साइनोसोडल या फिर कोसाइन, साइन कोसाइन तो एक ही चीज है। ठीक है, इतना चीज है आज के लेक्चर में जो भी हम लोग पढ़े हैं वो बस जानकारी के लिए है, इस टर्म्स को यूज करते हुए हम लोग आगे नजर आएंगे, तो इसलिए ध्यान में रखना है। और एसएचएम पूरा कंप्लीट करो और जो डाउट हो उसको पूछो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत ना में? ठीक है फिर, थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू टू थैंक यू ऑल। सर।